प्रिय विद्यार्थियों, पैराडाइज साइंस सेंटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। आइए आज हम लोग टेस्टिज और विल्सन के टेस्टिज अथवा विल्सन के विषय में पढ़ेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिए। आपको पसंद आता है तो मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए आते हैं टेस्टिज पर, विल्सन पर। विल्सन टेस्टिज किसका भाग है? पुरुष जनन अंग का भाग है। पुरुष जनन अंग का भाग है टेस्टिज और विल्सन। तो ये एक पहले देखेंगे, ये पुरुष जनन अंग है। पुरुष जनन अंग का भाग है और यानी पुरुषों के अंदर ये भाग होता है। और ये कहाँ रहता है? तो ये रहता है नीचे, हम लोग के उदर गुहा से नीचे, उदर गुहा यानी पेट के नीचे, उदर गुहा या शरीर से उदर गुहा से नीचे नीचे स्क्रोटम नामक थैली जो स्क्रोटम एक थैली है, त्वचा का बना हुआ है, एक विशेष पौच है। इस पौच में दो संख्या में विल्सन रहते हैं। दो संख्या में विल्सन रहते हैं। ये दो संख्या में रहता है। ये हमारे पेट के बाहर लटका हुआ भाग रहता है, दोनों पैरों के बीच में, जांघ के बीच में। इसको हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं विल्सन, टेस्टिस। ठीक है। तो विल्सन का कार्य क्या है? इसकी संख्या समझिए, दो होता है, शरीर से नीचे रहता है। ये विल्सन स्क्रोटम से नीचे रहता है। ध्यान रखेंगे, इसका स्क्रोटम में टेम्परेचर जो रहता है शरीर के टेम्परेचर से 2 डिग्री सेल्सियस कम रहता है। यहाँ का टेम्परेचर का पूछा जाए, स्क्रोटम का टेम्परेचर कितना रहता है, ताप कितना रहता है यहाँ पर? तो 35 डिग्री सेल्सियस। 35 डिग्री सेल्सियस। हम लोग का टेम्परेचर, शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है पूरे शरीर का। उससे 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है, 35 डिग्री सेल्सियस। थोड़ा सा ठंडा रहता है ताकि वो सही काम कर सके। इसलिए अगर पेट के अंदर ये रह जाएगा तो ये खराब हो जाएगा, गल जाएगा। ये बचपन में जन्म के बाद, जन्म के समय जब गर्भ में रहता है तो उस समय ये अंदर में ही रहता है दोनों। लेकिन जैसे ही जन्म होता है उसके बाद धीरे धीरे ये बाहर निकल जाता है, गिर जाता है, और गिर जाता है तब ये आता है इसमें, और उसके बाद इसका ठीक से काम करना संभव हो पाता है। अगर ये जन्म के बाद अगर अंदर में ही रह जाए, नहीं गिरे, तो ये दोनों खराब हो जाएंगे और वो व्यक्ति नपुंसक हो जाएगा। उसके अंदर हार्मोन नहीं बन पाएंगे, शुक्राणु नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए जन्म के बाद इसको नीचे गिरना आवश्यक रहता है। और यहाँ टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस रहता है, इसलिए काम कर पाता है। चलिए इस पर हम लोग थोड़ा सा और आते हैं, समझते हैं इसका काम क्या है विल्सन का। तो विल्सन का काम ही है, जनन अंग है तो जनन का कार्य करना है। लेकिन इसमें दो कार्य है। इसका कार्य क्या है? दो कार्य है। पहला कार्य है इसका फर्स्ट कार्य जो है हार्मोन बनाना, और दूसरा कार्य है शुक्राणु बनाना। दूसरा कार्य है शुक्राणु बनाना, हार्मोन बनाना और शुक्राणु बनाना। तो हार्मोन और शुक्राणु बनाने का कार्य करता है। इसमें से पहला हम लोग आते हैं हार्मोन बनाने के कार्य पर। तो हार्मोन क्या बनाएगा? हार्मोन इसमें मेनली पुरुष हार्मोन बनाता है जिसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। और टेस्टोस्टेरोन के अलावा भी ये एक एल्डोस्टेरोन, ईपीएल्डोस्टेरोन करके कुछ और भी हार्मोन बनाता है। इसलिए इसका हार्मोन को सम्मिलित रूप से अगर देखा जाए तो एंड्रोजेन कहते हैं। कौन सा हार्मोन कहते हैं? एंड्रोजेन हार्मोन। एंड्रोजेन हार्मोन। एंड्रोजेन हार्मोन में मुख्य हार्मोन क्या क्या है? तो इसमें पहला हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। पहला हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, पहला हार्मोन है। दूसरा हार्मोन है एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन। तीसरा हार्मोन है ईपीएल्डोस्टेरोन, ईपीएल्डोस्टेरोन। ये सब हार्मोन एस्टेरोन। और ये ध्यान रखना है कि ये दोनों एल्डोस्टेरोन वगैरह का विशेष सहयोगी हार्मोन है। इसका कोई बहुत बड़ा मात्रा नहीं रहता है, बहुत कम मात्रा होता है। मुख्य हार्मोन है, ये मुख्य हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। यही हार्मोन है, ये इसी का सपोर्टिंग हार्मोन है, इसी को कार्य करने में मदद करते हैं। और ये तीनों हार्मोन को मिला करके हम कहते हैं एंड्रोजेन हार्मोन। इसी तीनों को मिला करके कहते हैं एंड्रोजेन। और भी छोटे मोटे हार्मोन रहते हैं, वो संयुक्त रूप से पुरुष हार्मोन को हम लोग क्या कहेंगे? एंड्रोजेन हार्मोन। एंड्रोजेन हार्मोन जो है इस बनता है, ये किन कोशिकाओं से बनता है कभी कभी पूछा जाता है। तो ये हम आते हैं इसका संरचना पर तो आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा समझाते हैं। ये हमारे विल्सन में सेमिनिफेरस नालिका होती है, उसमें एक लीडिंग कोशिका होती है, लीडिंग सेल, लीडिंग कोशिका, या इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल कोशिका। वो कोशिका द्वारा ये हार्मोन साबित होता है, उन कोशिका द्वारा स्रावित होता है। ठीक है।
अब इसके बाद हार्मोन, इसका काम क्या है हार्मोन का? हार्मोन जो है इसका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेनली जो काम करता है, इसका काम है, कार्य है हार्मोन का, पहला काम है द्वितीयक लक्षण उत्पन्न करना। पुरुष में युवा अवस्था का द्वितीयक लक्षण बनाना, युवा का लक्षण दिखना, दाढ़ी मूंछ आना, गुप्तांगों में बाल आना, आवाज मोटा हो जाना, सेक्स की इच्छा जगना, ये सभी कहा जाता है द्वितीयक लक्षण। ठीक है, तो इन लक्षणों को कहते हैं द्वितीयक लक्षण। ये पुरुषों में होता है, इससे हार्मोन चलते हैं। और दूसरा काम है शुक्राणु का निर्माण, दूसरा काम है शुक्राणु का निर्माण। ठीक है, शुक्राणु का निर्माण है ना। अब इसी तरह शुक्राणु का निर्माण करता है, तो शुक्राणु का निर्माण तभी हो पाएगा जब टेस्टोस्टेरोन बनेंगे, और उसी जब ये बने तो ये दोनों काम यही करेगा। युवावस्था का तैयारी करेगा, मतलब ये युवावस्था बनाएगा, युवावस्था लाएगा आपके अंदर, युवा अवस्था लाएगा और शुक्राणु बनाएगा। टेस्टोस्टेरोन जो भी एंड्रोजन है, इसका दो ही कार्य है। आगे आते हैं, इन हार्मोन के कार्य के बाद इसका शुक्राणु निर्माण, शुक्राणु निर्माण, शुक्राणु निर्माण के लिए शुक्राणु निर्माण के लिए हम वृषण के स्ट्रक्चर पर आते हैं समझाने के लिए। तो वृषण कैसा रहता है तो समझिए। वृषण का एक स्ट्रक्चर हम बता रहे हैं। वृषण जो है, इसके अंदर इस तरह से एक लोब बने रहते हैं, ऐसे लोब बने रहते हैं। ठीक है, और इस लोब में बहुत सारे छोटे छोटे नालिका है। ये नली टाइप का इस तरह से उलझे हुए रहते हैं, इसको कहते हैं ये नालिका। और ये सब नालिका एक सब जगह जमा होता है, ये सब जगह एक जगह जमा होता है। और ये इस नालिका का नाम है सेमेनिफेरस नालिका, सेमेनिफेरस कुंडलित नालिका है ये, सेमेनिफेरस नालिका। और ये सब लोग हैं इस तरह से, और यहाँ पर सब जमा होते हैं, है ना, ये सब जमा होते हैं। यहाँ से ये एक अलग बन जाता है, और ये बना देता है मिल करके सब, यहाँ पर आगे थोड़ा सा बुला देता है, ये बन जाता है अधिवृषण। यहाँ पर ये सब जमा होकर के बन जाता है अधिवृषण। तो दो भाग है। ये अधिवृषण को हम लोग कहते हैं इपिडिडिमिस, इंग्लिश शब्द है इपिडिडिमिस। सेमिनिफेरस नालिका जो है मुख्य रूप से इसका मुख्य अंग यही है, सेमिनिफेरस नालिका। अब सेमिनिफेरस नालिका के अंदर देखा जाए तो एक सेमिनिफेरस नालिका को अगर काट का बड़ा भाग देखा जाए तो कैसा दिखाई देगा, ये समझ में आ गया। ये वृषण का स्ट्रक्चर है। वृषण जो होते हैं ये इसका यहाँ पर सब जमा होते हैं। इसका एक और नाम है, इंग्लिश में टेडी टेस्टिस कहते हैं। यहाँ पर हम लोग टेडी टेस्टिस, जहाँ पर ये सब जमा हो गए, टेस्टिस का टेडी भाग, मतलब सबसे अंतिम भाग, इसको कहते हैं टेडी टेस्टिस, अंतिम वृषण का अंतिम भाग। और वहां से आगे वाला भाग को हम कहेंगे अधिवृषण, और इधर वाला भाग को कहेंगे वृषण, ये वृषण। ठीक है, इसका ये भाग हो गया सेमिनिफेरस नालिका या कुंडलित नालिका। अब इसी नालिका में सब शुक्राणु बनेंगे। तो शुक्राणु बनने के लिए इसका जो स्टेप है, तो देखिए इसका स्टेप ये होता है कि ये एक कुंडलित नालिका में एक लेयर होता है। हम एक नालिका का कटिंग भाग बताते थे, इसमें बहुत लेयर होते हैं, छोटे छोटे, उसी तरह से छोटे कोशिका का एक लेयर बनाता है। ये कोशिका का लेयर बनाता है, पूरा ये सभी कोशिकाओं का लेयर बनाता है। और ये सब कोशिका का लेयर जो होता है, इसको कहेंगे, इसके बीच में कुछ दूसरे कोशिका भी पाए जाते हैं। तो ये कुछ दूसरे कोशिका, ये लेयर के अलावा भी कुछ दूसरे कोशिका पाए जाते हैं। तो ये जो कुछ दूसरे कोशिका है, इसका बाद में चर्चा करते हैं। ये जो लेयर होते हैं, इस लेयर में जो कोशिका है, इसका नाम है जर्मिनल कोशिका। ये पूरा लेयर का नाम है जर्मिनल लेयर, जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। तो लेयर का नाम अगर कहेंगे, लेयर का नाम है जर्मिनल एपिथेलियम, और इस जर्मिनल एपिथेलियम का कोशिका का कहेंगे जर्मिनल कोशिका। और जर्मिनल कोशिका जो होता है, ये सभी 2n कोशिका है। 2n माने द्विगुणित कोशिका है। जर्मिनल कोशिका जो होते हैं द्विगुणित कोशिका होते हैं, जिसमें 46 कोशिका होते हैं। अब ये जर्मिनल कोशिका में, और ये जो कोशिका है बीच बीच में कई कोशिका इस तरह से दिखाई देते हैं अलग अलग, इसका नाम है सर्टोली कोशिका। इसका नाम है सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका का काम कुछ नहीं है। इसका काम है जो शुक्राणु जो बनेंगे, जो स्पर्म बनेंगे, स्पर्म का पोषण करना। शुक्राणु का पोषण करता है।
ये शुक्राणु का पोषण करेगा। पोषक कोशिका है, शुक्राणु का पोषक कोशिका सर्टोली कोशिका है। और शुक्राणु पोषण के अलावा इसका बाहर की कुछ काम नहीं है, ये सब डिफ्यूज हो जाता है। जर्मिनल कोशिका जो होता है वो अंडान वो शुक्राणु बनाएगा, स्पर्म बनाएगा। सर्टोली कोशिका थोड़ा फैगोसाइटिक होता है, अपने समूह को बढ़ाते रहता है। किसी तरह का कोई बाहरी चीज आएगा तो उसको खा जाएगा, उसको बचाए, उसको नष्ट कर देगा और शुक्राणु को कुछ भी होने से बचाएगा। शुक्राणु कोशिका जो होता है इसका सबसे पहला कहेंगे जर्मिनल कोशिका। जर्मिनल कोशिका आगे एक अलग हो जाएगा, थोड़ा सा अलग हो गया तो इस कोशिका का नाम होगा, इसका कहेंगे स्पर्मेटोगोनिया। इसका नाम है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया जो है वो और थोड़ा विकसित हो गए, अर्धसूत्री विभाजन में जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन में जाएगा तो इसका अर्धसूत्री विभाजन जाने के बाद ये बना देता है स्पर्मेटोसाइट। ये बन जाता है थोड़ा सा अलग, इसको कहेंगे स्पर्मेटोसाइट। जैसे अलग हुआ उसका नाम स्पर्मेटोगोनिया, ये थोड़ा विकसित हुआ तो इसको कहेंगे स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोसाइट ये अभी स्पर्मेटोसाइट, ये सभी अभी 2n वाले हैं, ये सब 2n वाले हैं। अब स्पर्मेटोसाइट जो चला जाता है अर्धसूत्री विभाजन में चला जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन, अब ये अर्धसूत्री विभाजन जाएगा और ये बना देगा 4 बना देगा स्पर्मेटिड्स, बना देगा स्पर्मेटिड्स। 4 स्पर्मेटिड्स बना देगा। 4 स्पर्मेटिड्स में चारों जो हैं फिर बना देंगे, चारों सब विकसित हो जाएंगे और ये बना देंगे स्पर्मेटोजोवा। ये बना देंगे एक बढ़िया विकसित स्पर्मेटोजोवा। ठीक है, ये स्पर्म की टाइप का थोड़ा सा रहेगा, कम विकसित रहेगा। इसका नाम है स्पर्मेटोजोवा। स्पर्मेटोजोवा बस खाली समझने के लिए है। स्पर्मेटोजोवा जो है अब यहाँ पर खत्म हो गया। अब स्पर्मेटोजोवा चला जाता है कहाँ पर, ये चला जाएगा कहाँ पर, अधिवेशन में। ये चला जाएगा अधिवेशन में चला जाएगा और अधिवेशन में विकसित होता है, ये बन जाएगा शुक्राणु। ये बन जाएगा शुक्राणु स्पर्म, ये बन जाता है स्पर्म। तो ये आपको कई बार पूछा जाता है कि शुक्राणु का विकास कहाँ होता है, तो आपको बोलना है शुक्राणु का विकास कहाँ होगा, अधिवेशन में, एपिडिडिमिस में। और अब एपिडिडिमिस में जो विकास होता है वहां से फिर ये एक विशेष नालिका से, जिसको कहते हैं शुक्रवाहिका नालिका, भास डिफरेंस, तो भास डिफरेंस और शुक्रवाहिका नालिका से ये चला जाता है शुक्राशय में या सेमिनल वेसिकल में और फिर आवश्यकता अनुसार ये बाहर निकलता है। तो ये हमारा शुक्राणु निर्माण का प्रक्रिया है। इसमें 2 चीजें याद रखना है कि शुक्राणुओं का रक्षा सर्टोली कोशिका करता है। शुक्राणु बनता किससे है, कहाँ पर बनता है, तो सेमिनिफरस नालिका में बनता है और बनने के लिए जो शुरू होता है वो 2n कोशिका से शुरू होता है। ये 2n कोशिका था जिसको हम स्पर्मेटोगोनियम कहें और स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड्स और लास्ट में स्पर्मेटोजोवा। स्पर्मेटोजोवा तक का पोजीशन जो है वो कहाँ तक रहता है, विरसन में रहता है। और उसके बाद जो भाग है स्पर्मेटोजोवा चला जाता है सीधा कहाँ पर, अधिविरसन में, और अधिविरसन में ये पूरा तरह से विकसित होता है जिसे हम स्पर्म कहते हैं। और ये हमारा स्पर्म जो है ये n कोशिका होता है, गुणित कोशिका होता है। इसमें 23 गुणसूत्र होते हैं, इसमें n कोशिका मतलब 23 गुणसूत्र होते हैं। तो शुक्राणु भी 23 गुणसूत्र का और अंडाणु भी 23 गुणसूत्र का, दोनों मिलते हैं, निषेचन होता है, उसे 46 गुणसूत्र वाले जायगोट बनते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, हम लोग इसका हार्मोन और शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को देखें। शुक्राणु की संरचना कैसी होती है उसको जरा हम लोग जानते हैं। तो शुक्राणु जो बनता है, जो अधिवेशन में विकसित होता है, अधिवेशन में विकसित होने के पश्चात इसका पूरा ये गति करने लगता है, मूवमेंट करने लगता है, अपने तल में रेंगने लगता है, मछली की तरह दौड़ता है। इस तरह से इसका जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है, अगर बड़े माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो ये इस रूप में दिखता है, जिसको आप एक 2-3 भाग में बांटा गया है। ये इसे दिखता है, ये देखिए ऊपर वाला भाग का एक आवरण है, यहाँ इसके ऊपर एक आवरण है और ये आवरण जो होता है इसको शीथ कहते हैं। ये आवरण है ऊपर में, इसको शीथ कहते हैं। आवरण का जो है इसका शीथ नाम है, शीथ आवरण कह सकते हैं।
और ये आवरण है, और इसका जो ऊपर वाला भाग का नाम है हेड, ऊपर वाला भाग का नाम है हेड या सिर कह सकते हैं इसको, सिर। इसको कहते हैं गर्दन, नेक, नेक, और इसको कहते हैं टेल, पूंछ, पूंछ या टेल। तो हेड, हेड, नेक और टेल। लेकिन इसमें जो हेड का जो ऊपर भाग है, इसमें एक थोड़ा अलग भाग है, इसको कहते हैं एक्रोसोम, इसको कहते हैं एक्रोसोम, एक्रोसोम। एक्रोसोम में एक एंजाइम, विशेष करके एंजाइम रहता है, और यही एंजाइम जो है अंडाणु के दीवार को गला करके उसमें या अपने मटेरियल को डालता है या उसको निषेचन में मदद करता है, निषेचन में मदद करता है। ये एंजाइमेटिक भाग है। ये स्पेशली ये एक विशेष एंजाइम रखता है, जिसका एंजाइम का नाम है हाइलुरोनिडेज एंजाइम है। यही एंजाइम अंडाणु के दीवार को तोड़ने में मदद करता है, इसलिए ये भाग जो है एंजाइम पोर्शन है, ये जो लास्ट में सबसे सिर पर आता है। बाकी भाग में सब प्रोटोप्लाज्म रहेंगे, केंद्रक रहेगा, ये केंद्रक भाग हो गया, ये भाग हो गया। इसके अंदर यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया वाला भाग का स्ट्रेंथ, जो आपका डीएनए वगैरह जो गुणसूत्र वगैरह दिखा देंगे, ये भाग माइटोकॉन्ड्रियल भाग है, माइटोकॉन्ड्रियल चेन है, इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल चेन। चेन माने चेन की तरह दिखेगा। इसके बाद ये भाग खाली गति करने के लिए ये पूंछ है ना। ये हमारा है शुक्राणु, शुक्राणु का भाग है। शुक्राणु का बनावट देखने से लगेगा टैडपोल जैसे होता है, मेढक का जो लार्वा होता है उस तरह से देखने में लगता है, और ये गति करते रहता है। माना जाता है कि एक बार के पुरुष के स्खलन से कम से कम 20 लाख शुक्राणु बाहर निकलते हैं, जिसमें से कोई एक ही शुक्राणु निषेचन में भाग लेता है। ठीक है, तो ये हम लोग समझे इसको। और इसके बाद ये हम लोग देखा जाए तो इसका पूरा भाग वृषण को देख चुके हैं। वृषण का ये तीनों भाग हम लोग देख चुके हैं। 3 काम देखे हैं, हार्मोन, हार्मोन के बाद शुक्राणु निर्माण और शुक्राणु का संरचना। ठीक है, धन्यवाद।